तैयार बैठे हो? बहुत अच्छे से। ज़रा पीछे मुड़ के घर वालों की खुशी देखो कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो तुम। तो चलो आज राज खोल देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह 8 बजे क्यों आना। क्योंकि घर वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। और अगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए घर वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या देख के हैरान हैं कि यार ये बच्चा सुबह 8 बजे उठ के कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक्सपीरियंस है। जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये और वो, लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ड तुमसे डिमांड कर रहा है। एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस। और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी करनी है या और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो आप सबके लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सबके पास एक हम्बल बंडल होना चाहिए। तो आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हम्बल बंडल ले सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बाकी जगह 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, आप उनको 3 से 4 पेजेस में निपटा सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर कॉमर्स बाबा ऐप और स्टोर सेक्शन में 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल अवेलेबल है। शुरू कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसमें हम सारे रेशियोज बाकी बचे हुए 5 कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है बड़ा ही सिंपल सोवर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्योंकि अगेन मैं प्रॉफिट एंड लॉस तुमसे डिस्कस कर चुका हूं, तो बहुत अच्छे से इसको मैं समझा सकता हूं। जो फैक्ट्री के अंदर से निकलता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का बड़ा ईजीएस्ट तरीका बताऊं कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, तो कुछ नहीं है, जो आपका ओवरऑल सेल्स होता है यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, कहीं पे लिख लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर से बोल रहा हूं, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे ही किया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दो यानी आपकी सेल्स लिख दो, इनटू कर दो 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। सेम गोज विथ नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसके अलावा जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, और वो कंसेप्ट में पहले ही बता चुका हूं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो थे वो ऑलरेडी माइनस होकर ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। उसके अलावा कोई भी खर्चा दिख रहा हो कैसा भी, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, फलाना ढिमका, जो भी, वो सारे खर्चे माइनस कर दो, सारी इनकम्स उसके अंदर ऐड कर दो, और जो तुम्हारे पास फाइनल फिगर बचेगा वो कहलाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। सारी इनकम ऐड कर दी, सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200 विल बी योर नेट प्रॉफिट रेशियो। आंसर अगेन तुम्हारा डिस्क्राइब किया जाएगा परसेंटेज में। अब यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं ना, ये उन्हीं के दिमाग में जाने वाली है जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, सुने हैं और बार बार रिपीट पे लगा के उन वीडियोस को वाकई में एंजॉय किया है। क्योंकि यहाँ पे मेरी लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होने वाली है और मतलब बिल्कुल एकदम डीलिंग जैसी होने वाली है। क्योंकि मैं लिख कितना भी लूँ इसको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। जिसको पिछले वीडियो समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। मैंने तुम्हें सिखाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फैक्ट्री आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, सारा प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर सारे खर्चे होते हैं जिससे तुम्हारे गुड्स बन के तैयार हो। गुड्स बनते हैं और उसके बाद वेयर हाउस में जाके रखा जाते हैं। फिर वेयर हाउस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं और उनकी फाइनली जो पेपर वर्क होता है वो ऑफिस के अंदर होता है। यानी ये सारे खर्चे जो लाइन से अभी चले जा रहे हैं, चाहे मैंने फैक्ट्री का बोला, चाहे मैंने वेयर हाउस का बोला, चाहे मैंने ऑफिस का बोला, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। तो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस में खर्चे होने वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस में होने वाले खर्चे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्शन इज बीइंग डन ड्यूरिंग द ईयर। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोडक्शन डायरेक्टली सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, वेयर हाउस और ऑफिस सब्सिडरी है या एक तरीके का सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है। तो फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाए, और वेयर हाउस और ऑफिस में होने वाले वही प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाए। जैसे पैकेजिंग,
हाँ भैया, सपोर्टिव है सर्विसेज, एडिशनल पैकेजिंग कर रहे हो जो तुम कार्टन्स में पुट कर रहे हो सारे गुड्स को, एडिशनल पैकेजिंग है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है लेकिन इनडायरेक्ट है। ऑफिस में होने वाले काम, सैलरीज वगैरह जो आप देते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो कर रहे हो, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है लेकिन इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं बात करने वाला हूं अब ऑपरेटिंग रेशियो की। तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट तो निकल आई फैक्ट्री से, सही बोल रहा हूं, फेयर इनफ। एक जो बेचे तुमने गुड्स, एक कॉस्ट तो निकल आई तुम्हारी फैक्ट्री की, जिसको तुम नाम देते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो बेचे उनकी कॉस्टिंग क्या थी फैक्ट्री के अंदर, वो तो आ गई। लेकिन जो वेयरहाउस और ऑफिस में लगी उसको इसके अंदर तो काउंट किया नहीं, क्योंकि वो पूरी जो आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती है। ट्रेडिंग वाले सिर्फ होते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैंने ये ले लिया। जो वेयरहाउस और ऑफिस की बची उसका क्या, वो खर्चों का क्या। एग्जाम्पल दूं, सैलरीज एंड वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, स्टेशनरी, लेबलिंग वगैरह का जो खर्चा होता है, या फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आपका हो गया। ये बहुत सारे खर्चे हैं। स्टेशनरी मैंने शायद बोल दिया है, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया आपका, कमीशन वगैरह हो गया। ये सारे भी तो खर्चे रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं ना, ये भी तो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, इनडायरेक्टली ही सही, कहीं ना कहीं हेल्प तो कर रहे हैं ना। इनका क्या, ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट बिलोंग्स टू वेयर हाउस एंड ऑफिसेस। इनको भी माइनस करना होता है, बट दे शुड बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये जो होते हैं ये ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दोज एक्सपेंसेस दैट बिलोंग्स टू वेयर हाउस एंड ऑफिसेस। इनको भी माइनस करना चाहिए ना, ये भी तो खर्चे हैं। तो इन खर्चों को भी जब मैं फैक्ट्री की कॉस्ट में जोड़ लेता हूं तो मेरे पास टोटैलिटी में जो ऑपरेशन के खर्चे हैं वो आ जाते हैं। तो फिर से बोल देता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो वेयरहाउस और ऑफिस में ऑपरेशन से रिलेटेड हुए हैं, भले ही इनडायरेक्टली लेकिन खर्चे तो हुए हैं, मैंने वो भी जोड़ दिए। तो ये मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए ट्रेडिंग और P&L को मिला के। अपॉन कर दूंगा मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये जो टोटल ऑपरेटिंग रेशियो है ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बताता है। मैंने ऊपर ले लिया पूरे ऑपरेटिंग खर्चे, अपॉन कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इनटू कर दिया 100। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज क्या है। मैं बहुत बेसिक भी बता देता, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें पता होना ज़रूरी थी, एक इमेजिनेशन होना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इतना लंबा बताया। अब तुम्हें ये क्लियर हो चुका है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आई होप तुम्हें ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। देखो भाई, अब यहाँ पे फिर वही 1 to 1 बात होने वाली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे। ऑपरेटिंग रेशियो का अगर फॉर्मूला मैंने क्लियरली नहीं बताया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो वेयरहाउस और ऑफिस के होते हैं, होल अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये फॉर्मूला था। अब मैं आ जाता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये बोलता है वही प्रॉफिट लो जो सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड था। अब कई लोग बच्चे इसमें डेप्रिसिएशन की गलती करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, बट हाँ नॉन कैश होता है। ये कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट अ नॉन कैश एक्सपेंस, ताकि तुम्हें क्लियरिटी रहे। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि डेप्रिसिएशन उन मशीन पे लगता है जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हुई है, बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड और दे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन प्रोडक्शन, इसलिए उनकी वैल्यू में कमी आई है, बिकॉज उतना यूज़ किया गया है। तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? नेट प्रॉफिट तक आते आते सारे खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो चाहे ना हो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट पेड, ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी माइनस हो चुके हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड हो चुकी होती हैं, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, न जाने क्या क्या रिसीव्ड, लेकिन ये सारी इनकम्स हमारी ऑपरेटिंग इनकम थोड़ी ना है। तो जब नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया, या फिर कमीशन तो नहीं बोलूँगा, इंटरेस्ट पेड हो गया जो आपका, ये सब माइनस जो कर दिए थे ऑलरेडी नेट प्रॉफिट निकालते वक्त, इनको दोबारा ऐड कर दो, ताकि जो माइनस करके इनका इफेक्ट दिखाया था वो नलीफाई हो जाए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। मैं पहले माइनस कर चुका हूँ नेट प्रॉफिट निकालते हुए, तो अब मुझे सिर्फ शुद्ध लाभ चाहिए, वो जो मैं प्रोडक्शन से कमा रहा हूँ। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा तुमने पास्ट में माइनस किया था उसको वापस ऐड कर दो, ताकि उसका इफेक्ट जीरो हो जाए। और जितनी इनकम्स तुमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस की थी, सेल्स को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी रिसीव किया हो सब माइनस कर दो, क्योंकि पहले जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो यही इनकम्स को तुमने प्लस किया था। जब अब माइनस कर दोगे तो अगेन इनका भी इफेक्ट क्या हो जाएगा? नलिफाई। जैसे ही नॉन ऑपरेटिंग चीजों का इफेक्ट नलिफाई हुआ, जो तुम्हारे पास बचेगा वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा।
अब मैं रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, या ऑफिस रेंट हो गया, या एडवर्टीजमेंट हो गया, या स्टेशनरी हो गया, इसके बारे में क्यों बोल नहीं रहा? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो लॉजिकली माइनस होने चाहिए थे एंड राइटफुली उनको माइनस भी किया गया नेट प्रॉफिट निकालते वक्त। मैं तो उन्हीं के साथ छेड़खानी करूंगा ना अब नेट प्रॉफिट के अंदर, जो वहां पे नहीं करने चाहिए थे माइनस। ऑपरेटिंग रेशियो जब निकाल रहा हूं मैं, तो वो गलत चीज़ों को ही तो छेड़ूंगा ना। जो सही चीज़ें हुई हैं उनको दोबारा क्यों छेड़ूंगा? तो गलत चीज़ें क्या हैं? जो भी नॉन ऑपरेटिंग है, तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा माइनस हो चुका था उसको दोबारा प्लस कर रहा हूं क्योंकि वो गलत है। जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो चुकी थी उसको माइनस कर रहा हूं क्योंकि वो गलत है, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ ऑपरेटिंग। मैंने वो किया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ये बात कोई नहीं करता है। बोर्ड पकड़ के लिखना तो कोई भी शुरू कर दे, कंसेप्ट कौन क्लियर करेगा तुम्हारे? वो तो तुम भी कर सकते हो। कर दिया मैंने। हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी लास्ट रेशियो पे आते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड होल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको बता चुका हूं, शेयर होल्डर्स फंड और डेट से बनती है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज से बनती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके लिए समस्या नहीं है। आपके लिए समस्या यहां पे जो है वो है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड क्या होता है। एक छोटी सी यहां पे कहानी सुनो। जो तुम नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, सारे खर्चे माइनस कर दिए, ऑफिस के, वेयर हाउस के, फैक्ट्री के, सब माइनस करते हुए चले आए, सब कुछ कर चुके हो। सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तुम्हारा जो सबसे आखिरी खर्चा अगर कोई माइनस होता है ना, तो वो होता है जो तुम इंटरेस्ट पे करने वाले हो एक लोन पे। जैसे ही तुमने इंटरेस्ट माइनस किया, तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाता है जो तुम्हारी जेब में जाने वाला है, क्योंकि जेब में जाने वाला है, सरकार उस पर चार्ज करती है टैक्स। वो नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम सब शेयर होल्डर्स में बट जाता है, जितने भी ओनर्स हैं बिजनेस के, सब में बटता है। तो वो जो शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट बटता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो भैया सबसे पहले इंटरेस्ट पे करोगे, फिर प्योर प्रॉफिट जो बचेगा उस पर टैक्स पे करोगे, उसके बाद तुम अपने बीच बांटोगे, जिसको नाम दिया जाएगा डिविडेंड। तो ये ऑर्डर में है। तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। जो लाइन से दे दिया था ना तुमने, पहले इंटरेस्ट दिया था, टैक्स दिया था, डिविडेंड दिया था, उससे पहले का प्रॉफिट चाहिए, और वो तुम्हारे लिए समस्या बन सकता है। तो चलो देखें कैसे करते हैं। तो ये भैया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड मान लो, जो सब मानना है उसमें मान लो, चलेगा। माइनस सबसे पहले करोगे उसके में से इंटरेस्ट। जैसे ही माइनस किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा, मतलब अभी भी टैक्स तुमने पे नहीं किया है। जैसे ही टैक्स पे करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स मतलब यू हैव मेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स पे कर दिया है, और ये जो प्रॉफिट बचता है ये डिवाइड होता है हमारे शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड। हमें चाहिए ये वाला। तो अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें टैक्स ऐड करो ताकि बिफोर टैक्स की वैल्यू आए। अब कई बार क्या होता है, यहां पे गड़बड़ी हो जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता है, बस परसेंटेज दिया होता है। और याद रखो, मान लेता हूं मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं। तो यहां पे मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का। मेरी बात बड़े क्लियरली सुनना। प्रॉफिट दिया है 50,000 का, उसमें से मैंने जो इंटरेस्ट है वो 10,000 का पे कर दिया। ठीक है भाई, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी जो मैंने अर्न कर लिया इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, वो मेरा 40,000 था। अब यार टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, तो टैक्स रेट दिया हुआ है, तो मैंने ऑब्वियसली यहां से टैक्स रेट इस पे लगाया। मान लो लेट सपोज इट शुड बी 10%, तो 10% का मैंने टैक्स पे किया, तो यानी मैंने 4,000 का टैक्स पे किया, मैंने माइनस किया, और मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 36,000। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि जो टैक्स लगता है वो इस वैल्यू पे लगता है, ऑब्वियसली जो आपने इनकम अर्न की है, ना कि टैक्स माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। अब दिक्कत क्या हुई, क्वेश्चन में तुम्हें ये वैल्यू दी नहीं हुई है, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 36,000, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी ये नहीं दिया हुआ कि 4,000 है, वो भी ये दिया हुआ है कि एट द रेट जो है वो 10% का है भाई। ठीक है, अब अगर तुमने 10% 36,000 का निकाला तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो 3,600 आएगा, और तुम वो प्लस कर दोगे क्योंकि उल्टा जा रहे हो। तो यार जो 3,600 ऐड करोगे वो 49,600 समथिंग आंसर आएगा, वो तो गलत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तुम्हें अभी बता चुका हूं कि 40,000 था जैसा हमने क्वेश्चन लिया था। परेशानी में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। तो याद करो, मैंने तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला बड़ा, एक बोलते हैं ना, हर बीमारी का इलाज वो फॉर्मूला है, मैं लिटरली अगर तुम्हें बताऊं तो।
और कैसे जरा देखो यार, मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मैं लिखता हूं इसको NPBT। ये मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा और यहां पे लिख दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 36,000, मैंने लिखा यहां पे 36,000 इनटू कर दिया 100, जैसे मैंने उस वाले फॉर्मूले में किया था। अब मुझे याद रखना बिफोर जाना है, तो यार मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% के साथ खेलना पड़ेगा। तो याद रखो कि मैं जो इसके पहले वाला फिगर निकालूंगा, बट ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, और जब भी मुझे बड़ा फिगर निकालना होगा तो मुझे डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा लेना पड़ेगा। यानी मुझे नीचे प्लस साइन लेना है, यानी मैंने लास्ट में अगर आपको सिखाया था तो 100 प्लस प्रॉफिट सिखाया था, क्योंकि कॉस्ट जो होता है ना, वो कॉस्ट होता है एक छोटा फिगर, इसलिए मुझे डिनोमिनेटर बड़ा लेना पड़ा। लेकिन यहां पे कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑब्वियसली बड़ा फिगर होगा, तो बड़े फिगर को निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को छोटा लेना पड़ेगा, इसलिए जो भी परसेंटेज है मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये लैंग्वेज तो तुम्हें थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर माइनस में कब लोगे, जब फिगर बड़ा लेके आना है। डिनोमिनेटर बड़ा कब लोगे, जब ऊपर का फिगर छोटा आना है। जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर, तो मुझे कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सुनना, मैं बहुत बहुत आराम से जा रहा हूं। कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंट सेल्स पे। अब मुझे सेल्स निकालना है, सेल्स का फिगर कॉस्ट से बड़ा होता है, मतलब अगर मैं 40,000 का बना रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि मार्केट में 50,000 में बेचूं, तो कॉस्ट 40 हुआ, सेल्स 50 हुआ, सेल्स इज अ बिगर फिगर, और मुझे सेल्स का फिगर निकालना है। तो सेल्स का फिगर निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट दिया ही हुआ था, तो डिनोमिनेटर छोटा लेने के लिए मुझे ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा। मैं बस यही सिखा रहा हूं। यहां पे मुझे प्रॉफिट का बड़ा फिगर निकालना है, तो नीचे माइनस लेंगे, माइनस कर देंगे 10। अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास यहां पे डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा 90। 0 से 0 करते हैं, 9 4 36, यहां पे मेरा 40,000 आ गया। ये मैंने यहां पे 40,000 लिख दिया। मेरे पास 40,000 है, मुझे मालूम है इसी पे टैक्स लगता है @ 10%, तो मैं क्या करूंगा, ये 10% 40,000 का निकालूंगा, मतलब ये आ जाएगा 4,000। मुझे पता चल जाएगा अच्छा टैक्स कितना लगा था, 40 आ ही चुका है, इंटरेस्ट जो माइनस किया था वो दोबारा ऐड करूंगा, 50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो जाओ पहले मैंने जो COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका जो वीडियो था, इससे पहले वाला मेरे ख्याल से होगा या इसी वीडियो में होगा, जैसा भी था उसको एक बार देख लो कि वो फॉर्मूला क्या था, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करो। एंड बिलीव मी, कुछ बच्चों के लिए जिनको ये पहली बार में समझ में नहीं आया, एटलीस्ट वॉच इट 5 टाइम्स, मैं गारंटी दे रहा हूं ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार दिमाग में बैठ गया ना, वो एक्स वाला जो चक्कर है वो हमेशा के लिए भूल जाओगे, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और मैं उन टॉपर्स को पढ़ा चुका हूं जो वो एक्स वाली गलती करते थे और इसके बाद उन्होंने वो गलतियां कभी नहीं की। तो एक बार इसको देखो, गो थ्रू हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है। क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं तुम्हें बैलेंस शीट याद करवा चुका हूं। तो ये लिख लो, पॉज कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रेशियोज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। ऐसे ही तैयारी जारी रखो और कंसेप्ट्स को बनाओ, क्योंकि अगर कंसेप्ट बन गए क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और बिलीव मी, काफी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुमसे कंसेप्ट्स मांगते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।